हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 83 के बारे में। और उत्तराखंड की ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक 82 पार्ट्स पढ़ चुके हैं दोस्तों। और लगभग लगभग उत्तराखंड का 70 to 80% सिलेबस हमने यहाँ से कवर अप कर लिया है। अगर आप दोस्तों ये 80 पार्ट्स या 82 पार्ट्स या जितने भी हमारे पार्ट होंगे एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से देख के जाते हैं, तो निश्चित ही यहाँ से आपको 25 से 30 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे उत्तराखंड के। और साथ में करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और हिंदी की भी हमारी पोस्टमार्टम क्लासेज अपलोड हो चुकी है दोस्तों, आप उन्हें भी जरूर देखते रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में भी हम दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु जो कि अभी आपके होने हैं प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या प्रैक्टिस सेट्स फ्री में डेमो देना चाहते हैं, या प्रैक्टिस सेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। और दोस्तों वहां पर हमारी एक उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, उत्तराखंड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है वो। 6000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें, लगभग लगभग उत्तराखंड का पूरा पोर्शन आपका वो कवर अप कर देता है। अगर आपने उत्तराखंड अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए किसी बुक को ना पढ़ें, आप उस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। वहां पे आपको सारी प्रैक्टिस, इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ऑब्जेक्टिव की, कि आपको कहीं से फिर दोबारा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और रिवीजन भी आपका वहां पे कंप्लीटली हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपसे एक चीज सुझाव लेना चाहता हूं दोस्तों। देखिए 83 पार्ट हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, साथ में मैंने एक 4 घंटे की पोस्टमार्टम मैराथन क्लास अपलोड की हुई है, वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक दिन जैसे कि एक दिन हम पोस्टमार्टम क्लास कर लेते हैं और एक दिन 100 प्रश्न कर लेते हैं। वन लाइनर तौर पे 100 प्रश्न आधे घंटे में क्विक रिवीजन। ठीक है? तो आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन पोस्टमार्टम क्लास, क्योंकि पोस्टमार्टम पे तो हम डिटेल से पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम 100 के हिसाब से करेंगे कि 100 क्वेश्चन एक साथ, खाली वन लाइनर के तौर पे 100 क्वेश्चन एक साथ, 100 क्वेश्चन एक साथ, तो कैसा रहेगा? आप लोग भी उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको होमवर्क किया था कि आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना इसमें से दोस्तों किसकी है? भजन सिंह जी की है। किसकी है? भजन सिंह जी की है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों भजन सिंह जी की एक से दो और रचनाएं भी हैं। कौन कौन सी? सिंहनाद। सिंहनाद रचना किसकी है? ये भी भजन सिंह की है। सिंह सतसई, सिंह सतसई रचना भी दोस्तों किसकी है? भजन सिंह जी की है। और इसी के साथ साथ गढ़वाली लोकोक्तियां, गढ़वाली लोकोक्तियां, ये सभी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? भजन सिंह जी की ही हैं। जिसमें से आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पहले। तो याद रखना आपको, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी पुस्तक है? तो ये है दोस्तों भजन सिंह जी की पुस्तक है। ठीक है, इसके साथ साथ भजन सिंह जी की 3 पुस्तकें प्रकाशित की। उनकी प्रकाशित पुस्तकों और लोकप्रिय पुस्तकों में सिंहनाद सन 1930, सिंह सतसई 1985 और गढ़वाली लोकोक्तियां सन 1970 में शामिल है। सिंहनाद और सिंह सतसई मूलतः काव्य कृतियां हैं। गढ़वाली साहित्य में सिंहनाद ने अद्वितीय लोकप्रियता हासिल की थी। तो ये तीन की तीन बुक्स आपको याद रखनी है बस, सिंह सतसई, गढ़वाली लोकोक्तियां और सिंहनाद, ये तीन इसकी क्या है? प्रमुख पुस्तकें हैं। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम में बुक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो इससे पहली वीडियोज में आपको बहुत बार बुक्स का पोस्टमार्टम कर चुका हूं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने आपको आज तक नहीं बताई हुई है। ठीक है, जो पहली वीडियो मैंने नहीं बताई हुई है उन्हीं बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, क्या? द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ई टी एटकिंसन, एडविन टी एटकिंसन जी इसके क्या थे? लेखक थे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कत्यूर का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? कत्यूर का इतिहास पुस्तक के लेखक है रामदत्त तिवारी जी। कौन? रामदत्त तिवारी जी। इसी के साथ साथ फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं या फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं, ये पुस्तक किसकी है? ये है गोविंद वल्लभ पंत जी की पुस्तक है, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। किंगडम ऑफ नैनी नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसकी है? ये हैमिल्टन की पुस्तक है। हैमिल्टन का नाम आप बहुत बार पढ़ते हैं इतिहास में, तो इनकी पुस्तक भी आपको याद रखनी है। गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है दोस्तों नंद किशोर ढौंडियाल जी की। किसकी है? नंद किशोर ढौंडियाल जी की पुस्तक है, गढ़वाली भाषा है बोली नहीं। राजूला मालिशाही, राजूला मालिशाही जो पुस्तक है दोस्तों, कत्वी राजवंश से इनका संबंध था, इसके ऊपर मैं कहानी भी आपको बता चुका था। जुगल किशोर, जुगल किशोर इसके क्या है? लेखक थे। हिमालय आर्ट, हिमालयन आर्ट या हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जी सी फ्रेंच। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, जी सी फ्रेंच क्या हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर
के लेखक कौन है? हेमा उनियाल जी कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर की लेखक हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों बुक ऑफ नेचर, बुक ऑफ नेचर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड जी बुक ऑफ नेचर के लेखक हैं। टिहरी की कहानियां, टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल जी टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक हैं। कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी की रचना थी क्या? कोहिनूर का हीरा। गद्दीज ऑफ हिमालय, गद्दीज ऑफ हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम सिंह सची जी गद्दी ऑफ हिमालय पुस्तक के लेखक हैं। खैरागढ़ का सूरज पुस्तक के लेखक ये मैं आपको बता चुका हूं, नंदन सिंह बिष्ट जी हैं। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति पुस्तक के लेखक कौन है? शेर सिंह पांगती, शेर सिंह पांगती मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट जी थे, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। घबराए हुए शब्द पुस्तक के लेखक कौन है? लीलाधर जगोड़ी जी हैं, घबराए हुए शब्द पुस्तक के लेखक। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी जी हैं, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक, ठीक है। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फॉरेस्टर, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फॉरेस्टर, ठीक है। राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग रचना किसकी है? कुमार स्वामी जी की रचना है क्या? राजपूत पेंटिंग्स, ठीक है। इसी के साथ साथ जौहार के स्वर, जौहार के स्वर पुस्तक के लेखक कौन है? शेर सिंह पांगती, शेर सिंह पांगती जौहार के स्वर पुस्तक के लेखक हैं। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा यह पुस्तक किसकी है? यह दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जी की, ठीक है। इसी के साथ साथ रमेश पोखरियाल जी की एक पुस्तक और है दोस्तों, क्या भीड़ साक्षी है क्या? भीड़ साक्षी है और प्रलय के बीच ये पुस्तकें किसकी हैं? रमेश पोखरियाल निशंक जी की हैं। और लास्ट जो पुस्तक दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारी कुमाऊं की चित्रकला। तो कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? वो है यशोधर मठपाल जी, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। इतने पॉइंट या इतने बुक्स आप नॉर्मली आज याद रख लिएगा दोस्तों। मैंने इससे पहले जो बेसिक बुक्स थी वो मैं पहले करा चुका था, आज मैंने आपको यहाँ पर कुछ नई बुक्स कराई हुई है, एक बार आप इन बुक्स को भी देखते हुए चलिएगा। अब यहाँ से मैं आपके लिए दोस्तों एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, भीड़ साक्षी है रचना है किसकी? रमेश पोखरियाल निशंक जी की। तो समय साक्षी है रचना किसकी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समय साक्षी है रचना किसकी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और पुस्तक मैं आपसे पूछ रहा हूं, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि थल में शिव मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थल कहां पड़ता है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है क्या थल? ठीक है। देवल थल की बात नहीं हो रही है दोस्तों, देवल थल अलग है, थल अलग है, ठीक है। तो थल कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो थल में एक शिव मंदिर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह स्थापना की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा। रुद्रचंद जो कि चंद्र राजवंश के हमारे कौन से नंबर के राजा थे दोस्तों? चंद्र राजवंश के 45वें नंबर के राजा थे रुद्रचंद जी, जिनका कार्यकाल था 1565 से लेकर 1597 तक, जिन्हें चंद्र राजवंश के एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है और बालो कल्याण सेन के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा ही पिथौरागढ़ जनपद के थल नामक स्थान पे शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। और जो थल में शिव मंदिर है दोस्तों, इस शिव मंदिर को कहा जाता है क्या? बालीश्वर शिव मंदिर। याद रखिएगा क्या? बालीश्वर शिव मंदिर इसे कहा जाता है। और ये बालीश्वर शिव मंदिर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो रामगंगा नदी के किनारे यह स्थित है। अब पश्चिमी या पूर्वी? तो पूर्वी रामगंगा होगी, पिथौरागढ़ में बह रही है, तो क्या पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे हमारा बालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ जनपद के थल में। और इसी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रुद्रचंद के द्वारा की गई थी, जो कि चंद्र राजवंश का 45वां राजा था। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न बनता है कि अब देखिए ये बालेश्वर मंदिर है, एक हमारा बालेश्वर मंदिर भी है। बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जो हम नॉर्मली दोस्तों पढ़ते हैं चंपावत जनपद में है क्या? बालेश्वर मंदिर। इस चंपावत जनपद में स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उद्यान चंद ने इसका निर्माण शुरू किया था और विक्रम चंद ने इसका क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद में आगे आने वाले राजाओं ने भी इसका निर्माण कराया था, ठीक है। तो उद्यान चंद ने सबसे पहले निर्माण शुरू किया था बालेश्वर मंदिर का। अब यहाँ पर है बालेश्वर मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के थल में स्थित है और इसका निर्माण कराया था किसने? रुद्रचंद ने। तो कभी भी आपसे अगर बालेश्वर या बालेश्वर में प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये चंपावत वाले बालेश्वर को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर चंपावत ऑप्शन में नहीं आता है या फिर उद्यानचंद ऑप्शन में नहीं आता है बालेश्वर मंदिर के संदर्भ में, तो आप रुद्रचंद करिएगा, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों थल में ही थल महोत्सव का आयोजन भी होता है और थल में ही एक मेला भी लगता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं क्या? थल मेले के नाम से जानते हैं। थल मेला पिथौरागढ़ के यही जो हमारा बालेश्वर मंदिर है थल में, पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे, यहाँ पर हमारा थल मेला भी लगता है। अब ये थल मेले से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो छुपा हुआ है वो है कि उत्तराखंड में किस मेले की शुरुआत जलियांवाला बाग दिवस बनाने की, मतलब जलियांवाला बाग दिवस के दिनांक पर हुई थी, ठीक है। तो वो था हमारा दोस्तों थल मेला। थल मेले की शुरुआत कब से हुई थी? 13 अप्रैल
1940, 13 अप्रैल 1940 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। इसी कारण कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1940 से यहाँ वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग दिवस मनाने के बाद से ही इस मेले की शुरुआत मानी जाती है। किसकी? थल मेले की शुरुआत, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर मंदिर में लगता है, पश्चिमी गंगा के तट पर। और अप्रैल माह में मुख्यतः हमारा ये वैसाखी के दिन ये मेला लगता है पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। अब देखिए, रुद्रचंद आया तो रुद्रचंद को कैसे भूल सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन एक दो बार और रिवीजन कर लेते हैं। चंद्र राजवंश के 45वें राजा थे। 1565 से लेकर 1597 तक इनका कार्यकाल था। अकबरनामा में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, मुगलों के साथ इनके संबंध थे और यह अकबर के समकालीन थे। और इस टाइम पे कुमाऊं सरकार जो थी या कुमाऊं सूबा जो था, इसे दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया था। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि कुमाऊं पहले किस सूबे का अंग था, तो ये पहले दिल्ली सूबे का अंग था रुद्रचंद के समय तक, ठीक है। रुद्रचंद दोस्तों प्रारंभ में तो एक स्वतंत्र राजा रहा था, लेकिन 1587 की बाद में इसने क्या की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। और कुमाऊं को एक करद या गुलाम राज्य इसके द्वारा बना दिया गया था, ठीक है। दिल्ली में इसका समकालीन था अकबर, और गढ़वाल में दोस्तों इसका समकालीन था बलभद्र शाह, जिसी बलभद्र शाह से 1591 में क्या करता है दोस्तों, ग्वालदम का युद्ध लड़ता है। ग्वालदम का युद्ध कौन लड़ता है? रुद्रचंद लड़ता है। किससे? बलभद्र शाह से, जिसमें रुद्रचंद की सेना की हार होती है। और रुद्रचंद का प्रसिद्ध सेनापति कौन? पुरुषोपंत इसमें मारा जाता है। कौन? पुरुषोपंत इसमें मारा जाता है। तो पुरुषोपंत किसका सेनापति था? रुद्रचंद का सेनापति था। इसी के साथ-साथ दोस्तों इसमें बलभद्र शाह का साथ किसने दिया था? तो बागेश्वर का राजा था कौन? सुखालदेव। सुखालदेव ने इसमें बलभद्र शाह का साथ दिया था, ठीक है। अब इसी के बाद दोस्तों बैजनाथ का युद्ध भी होता है, ठीक है। रुद्रचंद बदला लेता है फिर पुरुषोत्तम की मौत का, और बैजनाथ के युद्ध में क्या करता है, सुखालदेव को हराता है और पूरे बागेश्वर वाले क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण कर लेता है। तो कत्यूर घाटी जीतने वाला चंद शासक कौन था? कत्यूर घाटी जीतने वाला चंद शासक भी हमारा कौन था? रुद्रचंद था, क्योंकि बागेश्वर के राजा जो कत्यूर राजा थे, सुखालदेव को हरा देता है। 1592 में ये बागेश्वर को जीतता है। इसके द्वारा दोस्तों सेवा कार्य के लिए छोड़े या छोड़ियों की नियुक्ति भी करी गई थी। अल्मोड़ा में मल्ला महल का किला भी दोस्तों किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था। इसने त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक भी लिखी थी। उषा रुद्र गोदिया नामक पुस्तक भी इसने लिखी थी, और सैनिक शास्त्र नामक पुस्तक भी इसने लिखी थी, और ययाति चरित्रम नामक पुस्तक भी रुद्रचंद के द्वारा लिखी गई थी। रुद्रचंद को अकबर के द्वारा 84 माल की उपाधि भी दी गई थी। रुद्रचंद का पुरोहित था कौन? बीरबल। रुद्रचंद दोस्तों सोर को भी जीतता है, ठीक है। सोर को भी जीतता है कौन? रुद्रचंद। सेनापति पुरुषोपंत की सहायता से क्या करता है, सोर को जीतता है। एक बहुत अच्छी कहानी भी है इसके बारे में, ठीक है। सीराकोट का युद्ध डीडी हाट में दोस्तों हरिमल के साथ ये युद्ध होता है इसका, सीरा में डोटी राजा हरिमल के साथ में। और सीराकोट का युद्ध भी जीतता है कौन? रुद्रचंद। और सेनापति यहाँ पे भी कौन होता है इसका? पुरुषोपंत होता है, ठीक है। सोर में शासन करने वाला है, सोर को जीतने वाला प्रथम राजा भी कौन था? रुद्रचंद ही था। रुद्रचंद ने दोस्तों थाली बजाकर या ओले पड़ने पर ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति जो करी थी रुद्रचंद के द्वारा की गई थी, कि जब भी ओले पड़ेंगे तो ओले पड़ने पर ओली ब्राह्मण क्या करते थे? थाली बजाते थे। तो आजकल भी जो ओली कास्ट हम करते हैं, तो इसकी नियुक्ति का मतलब मेन श्रेय जाता है किसको? रुद्रचंद को, कि इसने ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी। इसी के साथ साथ दोस्तों इसने अनाज का 6वां भाग गांव से वसूल कर राजधानी पहुंचाने के लिए कैनी खसों का कार्य भी निर्धारण किया था। चौथानी ब्राह्मणों की पुनर्नियुक्ति किसने करी थी? वह भी दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा ही की गई थी। इसने ब्राह्मणों के अलग अलग वर्ग बनाए थे, जैसे कि चौथानी ब्राह्मण, तिथानी ब्राह्मण, पितलिया ब्राह्मण, औली ब्राह्मण, इस टाइप से इन्होंने अलग अलग नियम बनाए थे। इसके ही कार्यकाल में नित्यानंद मिश्र, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, इसके ही कार्यकाल में रह चुके हैं, ठीक है। मल्ला महल का किला इसने बनाया था, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बधाड़गढ़ के युद्ध में या ग्वालदम के युद्ध में इसका प्रसिद्ध सेनापति पुरुषोपंत मारा जाता है। बाकी इससे अकबर से मुलाकात होती है। 1588 में अकबर से मिलने लाहौर जाता है, और अकबर के लिए बिल्कुल लेके जाता है तिब्बती आग, कस्तूरी मिली हिरणों की खालें, ये सब कुछ अकबर के लिए लेके जाता है। अकबर इसको क्या करता है, उसी उपलक्ष्य में 84 माल का परगना फरमार के रूप में दे देता है, और अकबर इसको जमींदार की उपाधि भी देता है रुद्रचंद को। रुद्रपुर नगर की स्थापना भी रुद्रचंद के द्वारा की जाती है। सबसे पहले किस चंद शासक के द्वारा मुगलों को पराजित किया गया था? अगर यह प्रश्न बनता है तो रुद्रचंद के द्वारा दोस्तों सबसे पहले मुगलों को पराजित किया गया था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति हुसैन खां टुकड़िया को इसने हराया था, ठीक है। और इक्पा युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। इसने कहा था, भाई देख हुसैन खां, तेरी हिम्मत है तो अकेला अकेला आजा, अकेला अकेला भिड़ लेते हैं, जो जीत गया राज्य उसका, क्यों सेना वेना को मरवा रहा है। तो इसका और रुद्रचंद को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, हुसैन खां को इसने हरा दिया। तो इसी कारण अकबर से ऐसा कहा जाता है कि अकबर इससे काफी प्रसिद्ध हुआ था, इस काफी प्रभावित हुआ था कि यार इसने हुसैन खां को हरा दिया, क्योंकि वो उसके एक प्रबल सेनापतियों में आता था। तो इक्पा युद्ध में इसने, जो कि 1575 के आसपास में हुआ था, हुसैन का टुकड़िया को हराया था, ठीक है। और मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम
चंद शासक कौन था दोस्तों? वो था रुद्रचंद। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम चंद शासक रुद्रचंद था। और ये रुद्रचंद दोस्तों अकबर की तरफ से नागौर के युद्ध में भी लड़ता है। नागौर के युद्ध में भी ये अकबर की तरफ से ही लड़ता है, और वहां पे भी अपनी अदम्य वीरता का या साहस का प्रतीक मतलब प्रभाव ये छोड़ता है। इस कारण रुद्रचंद जो अकबर होता है रुद्रचंद से काफी प्रभावित भी होता है। इसी के द्वारा दोस्तों गुरु, पुरोहित, वैद्य, सईस, राजकोली, पहरी, बाजदार, बजरिया, टमटा आदि पद भी निर्धारित किए गए थे। ऊंचे ब्राह्मणों को चौतलिया या चौथली चौथानी ब्राह्मण, उसके नीचे के तिथानी, उसके नीचे से पितलिया ब्राह्मण, उसके नीचे से ओली ब्राह्मण, इस प्रकार से इसने ब्राह्मणों का अलग अलग वर्ग बनाया था। तो ये था हमारा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रुद्रचंद से एग्जाम में पूछा जाता है। तो रुद्रचंद का पूरा रिवीजन हो गया होगा। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम चंद शासक था रुद्रचंद। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत में जाने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। दिल्ली सल्तनत में जाने वाला प्रथम चंद शासक। तो बालेश्वर मंदिर थल पिथौरागढ़ में स्थित है, पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे है, रुद्रचंद के द्वारा ये बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार आदि के वृक्ष दोस्तों हमारे उप एल्पाइन एवं अल्पाइन वनों में पाए जाते हैं। अब उत्तराखंड में दोस्तों वनों को मुख्यतः हमारे 8 भागों में बांटा गया, आप सभी लोगों को पता होगा। पहला उपोष्णकटिबंधीय वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, चौथा है कोणधारी वन, पांचवा है पर्वतीय शीतोष्ण वन, छठा है उप एल्पाइन एवं एल्पाइन वन, सातवां है एल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान, और आठवां है दोस्तों हमारा क्या टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां। और अलग अलग ऊंचाई के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि सिल्वर फर, ब्लू पाइन और देवदार आदि किसके अंतर्गत आते हैं? उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों के अंतर्गत ये आते हैं। और ये जो वृक्ष है दोस्तों में 2700 मीटर की ऊंचाई पर या 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार आदि। ठीक है, तो उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन ये 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हमें मिलते हैं। और इसी में स्प्रूस, देवदार, ब्लू पाइन, सिल्वर फर, बुरांस, बर्च आदि कुछ अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और ये जो उप एल्पाइन एवं एल्पाइन वन होते हैं दोस्तों, यहाँ पर तेल युक्त वृक्ष पाए जाते हैं और ये कच्चे भी जल जाते हैं। तो तेल युक्त वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों में पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा वनों के संदर्भ में दोस्तों बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये वन वाले टॉपिक से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे कि उपोष्ण कटिबंधीय वन की ऊंचाई कितने से कितने तक है? तो 750 से लेकर के 1200 मीटर तक, 750 से लेकर के 1200 मीटर तक हमारे उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और साल साल का वृक्ष जो है दोस्तों वह उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष माना जाता है। इसी के साथ साथ कंजू, सेमल, हल्दू, सीसू, बांस, खैर आदि भी हमारे उपोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो सबसे कम ऊंचाई पर 750 से लेकर 1200 मीटर तक हमारे उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो हमारे वन आते हैं वो आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन दोस्तों। और ये भी हमारे 1200 से लेकर के 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसमें ढाक, सेमल, गुलर, जामुन, बेर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन मुख्यतः वहां पाए जाते हैं जहां पर हमारी कम वर्षा होती है। अगला आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन दोस्तों जिसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं, ये भी हमारे 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटियों में अधिकतर ये हमारे वन पाए जाते हैं। इसके प्रमुख वृक्ष भी सागौन, सहतूत, पलास, अंजन, बांस, साल आदि रहते हैं। उसके बाद में अगला आता है हमारे दोस्तों क्या? कोणधारी वन। कोणधारी वन 900 से लेकर के 1800 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और चीड़ इसका क्या होता है? प्रमुख वृक्ष होता है। कौन चीड़ किस वनों का प्रमुख वृक्ष है दोस्तों? तो कौनधारी वनों का प्रमुख वृक्ष दोस्तों क्या है? हमारा चीड़ माना जाता है। और इन वनों में शुष्कता की मात्रा अधिक रहती है और चट्टानी धरातल पर भी हमारे कौनधारी वन उग जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन दोस्तों हमारे 1800 से लेकर के 2700 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। और बांज क्या है? इसका प्रमुख वृक्ष है पर्वतीय शीतोष्ण वनों के अंतर्गत बांज क्या है? इसका प्रमुख वृक्ष है। और बांज के अंतर्गत बांज, मोरू और खरसू जो ओक की 3 मुख्य प्रजातियां पाई जाती है, ये भी पर्वतीय शीतोष्ण वन के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद में अगला है हमारा क्या? उप एल्पाइन एवं एल्पाइन वन जो कि 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके वृक्ष मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में है अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान जो कि 3000 से लेकर के 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें बुग्याल, प्यार, मीडो आदि पाए जाते हैं। उसके बाद में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां जो कि 3600 से लेकर के 4800 मीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आदि बद्री मंदिर समूह में कुल कितने मंदिर हैं? 18, 12, 16 या फिर 26? तो आदि बद्री मंदिर समूह में दोस्तों हमारे कुल 16 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं दोस्तों? 16 मंदिर यहाँ पर हैं। अब ये आदि बद्री मंदिर दोस्तों हमें पता है उत्तराखंड में हमारी क्या है? पंचबद्रियां स्थित हैं। पंचबद्री में कौन कौन से बद्री आते हैं दोस्तों? विशाल बद्री यानी कि बद्रीनाथ,
दूसरा आता है आदि बद्री, तीसरा आता है भविष्य बद्री, चौथा आता है वृद्ध बद्री और पांचवा आता है योगध्यान बद्री। और ये 5 की 5 बद्रियां दोस्तों कहाँ स्थित हैं? चमोली जनपद में स्थित है 5 की 5 बद्रियां। तो जिसमें से जो ये आदि बद्री मंदिर है दोस्तों, इसमें कुल कितने मंदिर समूह है? इसमें कुल दोस्तों 16 मंदिर समूह है। और ये आदि बद्री मंदिर जो है दोस्तों कहाँ पे? कर्णप्रयाग के पास में स्थित है। क्या? आदि बद्री मंदिर कहाँ पे? कर्णप्रयाग के पास में ही यह स्थित है। अब सारे बद्री चमोली में स्थित है। बाकी पंच केदार मैं आपको इससे पहले वीडियोज में करा चुका हूं। तो आज हम थोड़ा सा पंच बद्रियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें से आदि बद्री मंदिर आपको याद रखना है कर्णप्रयाग के पास में स्थित है। और यहाँ पर हमारे कितने 16 मुख्य मंदिर, हमारे 16 मंदिर मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। मैंने आपको डिटेल्स में पंचबद्री यहाँ पे लिखाया हुआ है, आप ये सारे पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। पंचबद्री में पहला बद्री दोस्तों हमारा क्या? विशाल बद्री यानी कि बद्रीनाथ। यह उत्तराखंड के 4 धामों में से सबसे कम ऊंचाई पर, सॉरी सबसे कम ऊंचाई नहीं, दूसरा सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पुराणों में बद्रीनाथ को दोस्तों योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम तथा विशाल बद्री कहकर संबोधित किया गया है। तो पुराणों में बद्रीनाथ को क्या कहा गया? योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम या विशाल बद्री कहकर भी संबोधित किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? नर एवं नारायण पर्वत के मध्य में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और बाद में अजयपाल के द्वारा दोबारा इसका निर्माण किया गया था। और फिर कत्यूरी शासकों के द्वारा अजयपाल के द्वारा निर्माण किए गए को पूरा किया गया था। वैसे एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा गया था कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो उस टाइम पे आंसर दोस्तों अजयपाल दिया गया था। लेकिन अगर भविष्य में अजयपाल से पहले आपको शंकराचार्य मिलता है तो आप शंकराचार्य को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही बद्रीनाथ में जो हमारी मुख्य मूर्ति है भगवान विष्णु की, उस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर दोबारा से मंदिर में स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये पॉइंट लिखा भी गया है कि आदिगुरु शंकराचार्य नारद कुंड से बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा को निकालकर यहाँ पर स्थापित कर मंदिर की स्थापना करी थी। बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पंवार राजा अजयपाल ने किया था। और बद्रीनाथ मंदिर को पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी शासकों को जाता है। इसमें दोस्तों 3 भाग या 3 गर्भगृह हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। तो बद्रीनाथ मंदिर के कुल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। शायद एक बुक में 4 भाग भी दिया गया है, जो कि हमारी बलौंदी जी की किताब है, लेकिन आपको मुख्यतः 3 भाग ही याद रखने हैं, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। ठीक है, गर्भगृह में भगवान विष्णु की शालिग्राम से निर्मित मूर्ति स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वह रावल हैं दोस्तों, शंकराचार्य के वंशज कहा जाता है इन्हें। और ये केरल के मालाबार तट के रहने वाले होते हैं और नंबूदरी ब्राह्मणीय होते हैं। क्या होते हैं? नंबूदरी ब्राह्मणीय होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण शंकुधारी शैली में निर्मित है। अब दोस्तों एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था तो आंसर दिया गया था मुगल शैली, लेकिन रिवाइज आंसर की में इसे डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो मुगल शैली और शंकुधारी शैली या शंकुधारी शैली, ये आपको दोनों ही बद्रीनाथ मंदिर के संदर्भ में याद रखना है अगर भविष्य में कभी पूछा जाता है तो। ठीक है, शीतकाल में बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट बंद होने पर दोस्तों जो भगवान बद्रीनाथ है या विशाल बद्री है, इनकी पूजा कहाँ? जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है। कहाँ पे? जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। बाकी दोस्तों बद्रीनाथ के निकट ही हमारी पंचशिलाएं स्थित है, पंचकुंड स्थित है, पंचधाराएं स्थित है और पंच गुफाएं भी स्थित है। और ये सबके सब दोस्तों कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में ही स्थित है। तो पंचशिलाएं कौन कौन सी है? गरुड़ शिला, नारद शिला, नरसिंह शिला, मार्कंडेय शिला और ब्रह्मकपाली शिला। ये 5 के 5 शिलाएं दोस्तों कहाँ स्थित है? हमारी चमोली जनपद में ही स्थित है। पंचकुंड में नारद कुंड, तप्त कुंड, मानसी कुंड, त्रिलोक कुंड और सत्यपथ कुंड, ये 5 के 5 कुंड भी दोस्तों हमारे कहाँ पे? चमोली जनपद में ही स्थित है। पंचधाराएं में उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, कर्मु धारा, प्रहलाद धारा, ये 5 की 5 धाराएं भी दोस्तों कहाँ? चमोली जनपद में स्थित है। प्रमुख गुफाओं में स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, ये भी हमारी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बद्रीनाथ मंदिर के पास में स्थित है। और चरण पादुका नामक तीर्थ स्थल भी हमारा बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। और यहाँ पर एक दोस्तों गर्म जल का कुंड भी है, ब्रह्म कपाली नामक तीर्थ स्थल भी हमारा इसी के पास में स्थित है। तो ये सबके सब पॉइंट्स दोस्तों आपको याद रखने हैं बद्री नाथ के बारे में या विशाल बद्री के बारे में। ठीक है, अब कहीं कहीं पे दोस्तों इसके 4 भाग भी दिए गए, जो मैंने आपको बताया था, गर्भगृह, मंडप, गुम्बदकार शिखर और सिंहद्वार। लेकिन आयोग ने फाइनली दोस्तों 3 को आंसर माना था। और मुगल शैली और शंकुधारी शैली दोनों आपको याद रखना है, नंबूदरी ब्राह्मणों के द्वारा इसका किया जाता है। ठीक है, कपाट बसंत पंचमी के दिन खुलने की तिथि इसकी फिक्स होती है। और कपाट बंद कब होते हैं? भैया दूज के दिन इसके कपाट बंद होते हैं। और कपाट बंद होने के बाद में शीतकाल में इसकी पूजा या बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? तो वो जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में स्थित है। अब आप यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदु धारा कहाँ स्थित है, कुर्म धारा कहाँ स्थित है, त्रिलोक कुंड कहाँ स्थित है, मार्कंडेय शिला कहाँ स्थित है, ब्रह्मकपाली शिला कहाँ स्थित है, किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वहां पर आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम में दोस्तों एक प्रसिद्ध उत्सव हमारा मनाया जाता है, क्या? कढ़ाई उत्सव। कढ़ाई उत्सव भी कहाँ पे? बद्रीनाथ धाम में ही मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आप लोगों को डायरेक्टली याद रखने हैं, एग्जाम में कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगले प्रश्न नहीं, सॉरी, आदि बद्री मंदिर के बाद दूसरी बद्री के बारे में बात करते हैं। आदि बद्री, यह मंदिर कर्णप्रयाग के पास में स्थित है। यहाँ पर 16 छोटे बड़े मंदिरों का समूह स्थित है। अगला है भविष्य बद्री, यह जोशीमठ से 17-18 किलोमीटर दूर सुभई नामक गांव में स्थित है। और यहाँ पर भगवान विष्णु की आधी मूर्ति क्या होती है, नजर आती है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जैसे जैसे हमारे संसार का अंत होगा तो ये मूर्ति क्या आकार क्या होगा, बढ़ते ही रहेगा, ठीक है, बढ़ते रहेगा। भविष्य बद्री इसी कारण से कहा गया है। वृद्ध बद्री दोस्तों, ये भी जोशीमठ के पास में ही अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। और मान्यता है कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यहाँ पर वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसी कारण से वृद्ध बद्री कहा जाता है। अगला योगध्यान बद्री, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। जोशीमठ से 24 किलोमीटर दोस्तों पांडुकेश्वर नामक स्थान पर यह स्थित है, ठीक है। पांडुकेश्वर नामक स्थान भी कहाँ, चमोली जनपद में स्थित है। और यहाँ पर पांडवों के पिता महाराज पांडु ने तपस्या की थी, इसी कारण योगध्यान बद्री हमारा फेमस है, ठीक है। और भगवान विष्णु ने यहाँ पे उन्हें दर्शन भी दिए थे। तो ये 5 के 5 बद्री दोस्तों आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आपसे यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, और ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट भी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है केदारनाथ धाम। 4 धाम कौन कौन से, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम, ठीक है। चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है दोस्तों, वह है हमारा केदारनाथ धाम। और चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है, वह है हमारा दोस्तों गंगोत्री धाम। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया शायद इस प्रश्न में, कि जय विजय पर्वत किस संगम के दोनों ओर स्थित है, ठीक है। तो जय और विजय पर्वत के मध्य में दोस्तों हमारा कौन सा मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो जय विजय पर्वत किस संगम के दोनों ओर है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, सोनप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जय और विजय पर्वतों के बीच में कौन सा प्रयाग स्थित है। तो दोस्तों जय और विजय पर्वतों के बीच में हमारा विष्णुप्रयाग स्थित है। कौन सा प्रयाग स्थित है, विष्णुप्रयाग स्थित है, ठीक है। और विष्णुप्रयाग पंचप्रयागों में प्रथम प्रयाग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और पंचप्रयागों में प्रथम प्रयाग विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और विष्णुगंगा यानी कि पश्चिमी धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो पंचप्रयागों में प्रथम प्रयाग कौन सा है, विष्णुप्रयाग है। तो पंचप्रयाग भी दोस्तों आपको 5 के 5 याद रहने चाहिए, ठीक है। पंचप्रयागों में पहला प्रयाग विष्णुप्रयाग, और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा तथा विष्णुगंगा नदी तथा अलकनंदा, या हम कह सकते हैं अलकनंदा या पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम होता है। कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। नंदप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। सोनप्रयाग में अलकनंदा और गंगा का संगम होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और कर्णगंगा यानी कि अलकनंदा और कर्णगंगा को ही हम पिंडर भी कहते हैं। पिंडर नदी का संगम हमारा कर्णप्रयाग में होता है, ठीक है। ये सोनप्रयाग कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट करना है, ठीक है। बाकी पंचप्रयाग में दोस्तों एक हमारा हो गया विष्णुप्रयाग, दूसरा हो गया नंदप्रयाग, तीसरा होता है कर्णप्रयाग दोस्तों, चौथा हमारा होता है रुद्रप्रयाग, और पांचवा हमारा प्रयाग इसमें होता है दोस्तों क्या, देव प्रयाग। ये 5 के 5 रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जबकि देवप्रयाग दोस्तों हमारा अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। और इसी देवप्रयाग से हमारी जो भागीरथी नदी है या अलकनंदा नदी है, इसे गंगा नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो सोनप्रयाग पंचप्रयागों में शामिल नहीं है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पंचप्रयागों में से 3 प्रयाग दोस्तों विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये हमारा कहाँ, चमोली जनपद में स्थित है। जबकि रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और देवप्रयाग हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने हैं। तो इतना हो गया जय विजय संगम के दोनों ओर के कौन सा पर्वत पाया जाता है दोस्तों हमारा, या किस प्रकार का पर्वत स्थित है। तो इसके दोनों ओर हमारा जय विजय पर्वत जो है उसके बीच में विष्णुप्रयाग स्थित है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है जय विजय पर्वत के मध्य में बद्रीनाथ मंदिर भी स्थित है, और विष्णुप्रयाग भी स्थित है, जो कि अलकनंदा तथा विष्णुगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है, चमोली जनपद में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है। तो उत्तराखंड में दोस्तों सिविल वनों पर हमारा जिला वन अधिकारी, जिला दंडाधिकारी, उप जिलाधिकारी या फिर जिला न्यायाधीश। तो उत्तराखंड में दोस्तों सिविल वनों पर हमारा जिला दंडाधिकारी का क्या होता है, नियंत्रण होता है। किसका होता है, जिला दंडाधिकारी का नियंत्रण होता है। और उत्तराखंड दोस्तों एकमात्र ऐसा राज्य है वर्तमान समय में हमारे भारत में जिसमें क्या है, हमारी वन पंचायत स्थित है। तो वन पंचायत एकमात्र राज्य जहां पर हमारी वन पंचायत स्थित है वो कौन सा है, हमारा उत्तराखंड है। और उत्तराखंड वन पंचायत की स्थापना कब की गई थी, 1931 में यहाँ पे वन पंचायत की स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड में दोस्तों वनों का जो विभाजन है, प्रशासनिक विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है। वन विभागों के अधीन वन विभागाधीन वन, राजस्व विभाग के अधीन राजस्व विभागाधीन वन, वन पंचायत के अधीन वन पंचायताधीन वन, और निजी एवं अन्य संस्थाधीन यानी कि निजी और अन्य संस्थाओं के अधीन वन। तो इन 4 प्रकार से यहाँ पे वनों का प्रशासनिक विभाजन भी किया जाता है। अगला दोस्तों यहाँ पे शायद एक मिनट, ये जो अब इससे पहले वाला प्रश्न था ना, ये सोनप्रयाग, तो सोनप्रयाग आप मैंने शायद अलकनंदा और सोनगंगा कह दिया, तो आप इसे मंदाकिनी प्लस सोनगंगा या फिर वासुकी गंगा कर लीजिएगा, ठीक है। मंदाकिनी और सोनगंगा या वासुकी गंगा नदी के संगम पर हमारा सोनप्रयाग स्थित है। कहाँ पे, रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। एक सोनप्रयाग हमारा चमोली में भी स्थित है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो मेन वाला सोनप्रयाग आपको याद रखना है वो आपको रुद्रप्रयाग वाला ही याद रखना है, जो कि मंदाकिनी और सोनगंगा या फिर सोनगंगा को ही हमारा वासुकी गंगा भी कहते हैं, या वासुकी ताल से जो वासुकी गंगा निकलती है या वासुकी नदी निकलती है उसके संगम पर यह स्थित है, ठीक है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शीतल राज का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण, पर्वतारोहण, पत्रकारिता या फिर राजनीति। तो शीतल राज का संबंध दोस्तों हमारा क्या किससे है? पर्वतारोहण से ही है। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मुम्बा को फतेह किया। करंट अफेयर से मैंने आपको यह कराया था। और मूल रूप से यह पिथौरागढ़ की रहने वाली है और पर्वतारोहण से इनका संबंध है। शीतल राज ने हाल ही में 15 अगस्त 2021 यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस को फतेह किया। माउंट एलब्रूस, ठीक है। अगला है जनपद उधमसिंह नगर में हिमालयन फूड पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि हिमालयन फूड पार्क उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। और उधमसिंह नगर जनपद के काशीपुर में हमारा हिमालयन फूड पार्क स्थित है, जिसे दोस्तों हम मेगा फूड पार्क भी कहते हैं। क्या? मेगा फूड पार्क भी कहते हैं, मेगा फूड पार्क। तो जनपद उधमसिंह नगर में मेगा हिमालयन फूड पार्क कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है। उधमसिंह नगर जनपद के काशीपुर में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कितने मेगा फूड पार्क हैं? उत्तराखंड में 2 मेगा फूड पार्क स्थित हैं। पहला है दोस्तों हरिद्वार में और दूसरा है दोस्तों कहाँ पे? हमारा काशीपुर उधमसिंह नगर जनपद में। और काशीपुर उधमसिंह नगर जनपद में स्थित मेगा फूड पार्क को ही हिमालयन फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न ये बनता है एग्जाम में कि भारत का सबसे पहला मेगा फूड पार्क कौन सा था? तो भारत का पहला मेगा फूड पार्क दोस्तों कहाँ पर खोला गया था? तो यह हरिद्वार में खोला गया था। कब? 2009 में। उत्तराखंड का कहें या भारत का है? उत्तराखंड और भारत दोनों का पहला मेगा फूड पार्क हरिद्वार में 2009 में खोला गया था, जो कि गढ़वाल का भी पहला मेगा फूड पार्क था, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड का दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ पे खोला गया है? काशीपुर में उत्तराखंड का दूसरा मेगा फूड पार्क 2018 में खोला गया है, जो कि कुमाऊं का प्रथम मेगा फूड पार्क है और उत्तराखंड का क्या है? दूसरा मेगा फूड पार्क है, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि हरिद्वार में देश का एवं उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क सन 2009 में खोला गया था तथा काशीपुर में दूसरा मेगा फूड पार्क 2018 में खोला गया है, जिसे हिमालयन मेगा फूड के नाम पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य में निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी दोस्तों कब? 1985 में, ठीक है। वैसे उत्तराखंड राज्य ने स्पेशली ये योजना दोस्तों शुरू नहीं करी, उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना थी और निःशुल्क बोरिंग योजना, जिसे 1985 में शुरू किया गया था। तो शुरुआत कब से हुई थी इसकी? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। जब उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी निःशुल्क बोरिंग योजना की, तभी उत्तराखंड में भी 1985 में इसकी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था। तभी से हमारी जो उत्तराखंड के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा था कि निःशुल्क बोरिंग योजना, तो आपको 1985 ही याद रखना है। अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों कि गौतम कुंड किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो गौतम कुंड दोस्तों हमारा कहाँ पे? देहरादून में स्थित है, ठीक है। और ये गौतम कुंड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे चंद्रबनी नाम से भी जाना जाता है। क्या? चंद्रबनी। देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं, एक है चंद्रबदनी, तो चंद्रबदनी मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। दूसरा है दोस्तों देहरादून जनपद में स्थित क्या? चंद्रबनी। चंद्रबनी, बस दो नहीं है इसमें, चंद्रबनी मंदिर ये कहाँ है? देहरादून में स्थित है। और इसी चंद्रबनी मंदिर में हमारा क्या है? या गौतम कुंड भी स्थित है। तो गौतम कुंड कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है और देहरादून से करीब करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री अंजनी व पत्नी के साथ यहाँ पर क्या किया था? निवास किया था। इसी कारण इस मंदिर को चंद्रबनी मंदिर या फिर गौतम कुंड के नाम से, महर्षि गौतम के निवास स्थान के कारण इसे गौतम कुंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है। क्या? गौतम कुंड। और उत्तराखंड के कुंडों का पोस्टमार्टम मैंने 1 से 2 दिन पहले ही दोस्तों आपको करके बताया हुआ है, तो आप लोगों ने वो चीजें भी कर ली होंगी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में है, ये आप याद रखिएगा कि ऋषिकेश स्थित 84 कुटिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो प्रश्न ऑप्शन देखते हैं। तो 84 कुटिया की स्थापना 2010, 1977, 1967 या फिर दोस्तों 1928। तो ऋषिकेश स्थित 84 कुटिया की स्थापना दोस्तों हमारी कब हुई थी? 1967 में हुई थी। कब? 1967 में ऋषिकेश स्थित 84 कुटिया की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना महर्षि महेश योगी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महर्षि योगी महेश योगी जी के द्वारा इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। 84 कुटिया ऋषिकेश में स्थित है दोस्तों। और 84 गुफा कहाँ स्थित है? यह चंपावत में स्थित है। 84 गुफा कहाँ पे? चंपावत में स्थित है। अब 84 कुटिया का प्रश्न आया दोस्तों, हमारी ऋषिकेश में स्थित है। तो ऋषिकेश में इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। तो ऋषिकेश अपने आप में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में काफी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋषिकेश कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो गंगा और चंद्रभागा, गंगा और चंद्रभागा नदियों के संगम पर हमारा ऋषिकेश स्थित है। ऋषिकेश को ही दोस्तों क्या कहा गया? कुब्जा मृग, कुब्जा भ्रमक या कुब्जा मृग भी इसे कहा गया है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसे कुब्जा मृग कहा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों ऋषिकेश को ही हर्षिकेश भी कहा जाता है। ऋषिकेश को ही दोस्तों संत नगरी या योग की राजधानी या फिर योग नगरी, संत नगरी आदि नामों से भी ऋषिकेश को ही जाना जाता है। और केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों ऋषिकेश व हरिद्वार को भारत के
पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब भी दिया गया था। तो भारत के पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब किन 2 शहरों को दिया गया था? तो ऋषिकेश और हरिद्वार को दिया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ऋषिकेश दोस्तों एक ऐसा स्थान है जो कि 3 जनपदों से लगा हुआ माना जाता है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि देहरादून, पौड़ी और टिहरी, देहरादून, पौड़ी और टिहरी, सॉरी देहरादून, पौड़ी और टिहरी, देहरादून, पौड़ी और टिहरी तीनों जनपदों के संगम स्थल पर हमारा कौन सा स्थान स्थित है? तो वो हमारा दोस्तों कहाँ कौन सा स्थान स्थित है? ऋषिकेश स्थित है। ऋषिकेश नगर पालिका की स्थापना 1952 में हुई थी दोस्तों। 2017 में हमारा क्या बना? ऋषिकेश नगर निगम बना। उत्तराखंड में अभी कितने नगर निगम है? 8 नगर निगम है। लक्ष्मण झूला पुल दोस्तों हमारा ऋषिकेश में ही स्थित था। राम झूला पुल ऋषिकेश में स्थित है। राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भरत पुल, लक्ष्मण पुल, राम झूला पुल, सभी पुल कहाँ पे हैं? ऋषिकेश में ही स्थित हैं। काली कमली वाला संत आश्रम ऋषिकेश में स्थित है। ओंकारानंद आश्रम ऋषिकेश में स्थित है। गीता भवन ऋषिकेश में ही स्थित है। इसी के साथ-साथ नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि वैसे पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है, लेकिन ऋषिकेश के ही पास में स्थित है। भरत मंदिर ऋषिकेश में ही स्थित है। शत्रुघ्न मंदिर दोस्तों ऋषिकेश में ही स्थित है। शिवपुरी नामक स्थान ऋषिकेश के पास में ही स्थित है। ठीक है। त्रिवेणी घाट हमारा ऋषिकेश में ही स्थित है। ऋषिकुंड ऋषिकेश में ही स्थित है। मुनि की रेती नामक जो स्थान है, वैसे तो टिहरी गढ़वाल जनपद के प्राचीन नाम या उपनाम में हम जानते हैं, लेकिन मुनि की रेती ऋषिकेश के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऋषिकेश में दोस्तों हमारा क्या है? एम्स, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स भी हमारा कहाँ पे स्थित है? ऋषिकेश में ही स्थित है। इंडियन ड्रग्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भी हमारा कहाँ है? ऋषिकेश में ही स्थित है। ठीक है, तो ये 1-2 पॉइंट आपको ऋषिकेश के संबंध में याद रखने हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आपका चलिए इसको भी मैं ही करा देता हूँ कि नाद नंदिनी और ढोल सागर नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नाद नंदिनी और ढोल सागर नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये है केशव दास जी। कौन है? केशव दास जी नाद नंदिनी और ढोल सागर नामक पुस्तक के लेखक हैं। और उत्तराखंड में ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो उत्तम दास जी को ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। किसे? उत्तम दास जी को। और उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? तो ढोल उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है, जिसे सन 2015 में ढोल को क्या किया गया था दोस्तों? राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। अब प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। किस कमेटी की? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर इस पे राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। ढोल से दोस्तों 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं और नौबत, निमती, रहमानी, बड़े आदि ताल इससे बजाई जाती है। नौबत सुबह-सुबह या शाम को जो बनाई जाती है, ठीक है? औजी जाति के लोग मुख्यतः हमारे ढोल को बजाते हैं, ठीक है? और 22 पड़ताल में इसे बजाया जाता है। मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले दोस्तों इसमें बड़े ताल को बजाया जाता है। टोटल इसमें 22 ताल बजाए जाते हैं और उत्तराखंड में ढोल सागर के या ढोल के एकमात्र ज्ञाता या ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में उत्तम दास जी को जाना जाता है। इतने पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से नोट डाउन करते हुए चलने हैं। और अब आपसे एक प्रश्न है होमवर्क का कि उत्तराखंड में मतलब ढोल सागर पर लिखी हुई एकमात्र पुस्तक कौन-सी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसी के साथ-साथ में दोस्तों कौन से सिद्ध में लोग पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए हुए हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छी तरीके से करने हैं और एग्जाम्स में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों गलत करके नहीं आना है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।